ओ भाई भाई नाग अश्विन जी आपके चरण काएं। हे भगवान, ये क्या बना दिया इन्होंने। इससे प्रभास का कमबैक ही नहीं बल्कि अगला पिछला सब माफ हो जाने वाला है। मूवी ऑफ द ईयर का किताब तो ये ले गई है। इसकी स्टोरी, वीएफएक्स, सीजीआई, एक्टर, हर एक चीज टॉप रेटेड और विजुअल्स ऐसे जिनसे नजर नहीं हटती है। और मूवी के वो आखिरी के 20 से 30 मिनट जिन्होंने मुझे मेरी लाइफ की हैप्पीनेस के पीक पर पहुंचाया है, भाई साहब सबके बारे में बात करेंगे आगे। जब आपको 3 घंटे की मूवी भी छोटी लगने लगे ना, तब समझ जाओ आप एक मास्टरपीस देख रहे हो जो हर किसी को नसीब नहीं होता है। और जब भी मैं बोलता हूँ आई लव सिनेमा, मेरा मतलब ऐसी मूवीज से होता है। अब ऐसा नहीं है सब कुछ परफेक्ट था, छोटी मोटी कमियां थी जो आपको मूवी देखते वक्त नोटिस भी होती है और आपको क्वेश्चन करने पे मजबूर भी करती है, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो फाइनली कल की 280 थिएटर्स में रिलीज हो गई है और आज इसने सारे क्वेश्चंस का आंसर भी दे दिया है और जो ऑर्डर हमें आदि पुरुष से मिला था वो इसने खत्म भी कर दिया। इस मूवी ने आज प्रभास की डार्लिंग फैंस को स्वर्ग की प्राप्ति करवाई है। तो जिन्हें नहीं पता, ये अब तक की इंडिया की सबसे बड़ी मूवी है और ये ओहदा जो इसने हासिल करा है उसे डिजर्व भी करती है। इसका बजट भले 600 करोड़ बताया जा रहा है पर काम इसके अंदर 6000 करोड़ का हुआ है। मैं इसकी स्टोरी आपको डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, बस एक ओवरव्यू दे देता हूँ। कल की 280 की स्टोरी और कुछ नहीं बल्कि हमारे हिंदू पुराणों की कंटिन्यूटी है जो महाभारत के टाइम से चली आ रही है कि कलयुग का अंत होगा, जो कल की भगवान करेंगे इस धरती पर अवतार लेकर, कली का वध करके और 7 चिरंजीवियों की हेल्प लेकर एक नया युग फिर से चालू करने के लिए। और मैं क्लियर कर दूं, प्रभास इज नॉट कली भगवान बट इज नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। मूवी की स्टार्टिंग में हमें महाभारत के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ फाइट ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है और अश्वत्थामा भी काफी इंजर्ड है और वो पांडवों के आखिरी वंश को खत्म करने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं, जिसके बाद कृष्ण जी आकर उनको श्राप देते हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं कि ये श्राप उन्हें क्यों मिला है और अब उनका क्या काम है और अब उन्हें कब दुनिया के सामने फिर से आना है। यहाँ पे मुझे कुछ चीजें थी जो थोड़ी सी खट की। सबसे पहले थी जो अमिताभ बच्चन की डी-एजिंग करी गई है फेस के ऊपर, वो काफी नकली लग रही थी। जब भी वो डायलॉग बोल रहे थे वो फेक लग रहा था या फिर बॉडी जब भी मूव कर रही थी तब भी, और एक्सप्रेशन तो ऑलमोस्ट ही नहीं थे। दूसरा, इन लोगों ने जिसे कृष्ण जी के रोल के लिए कास्ट करा था वो इतना मैच हुआ नहीं, मतलब वो बॉडी लैंग्वेज से। और एक तो इन लोगों ने इसमें कृष्ण जी का फेस दिखाया भी नहीं है पर फिर भी वो उतना फिट नहीं लगा मुझे तो। अब ये खत्म होने के बाद हमें सूखी गंगा दिखाई जाती है जो बस अब एक रास्ता बन के रह चुकी है और कुछ लोग एक जगह से माइग्रेट होकर काशी जा रहे हैं काम की तलाश में या फिर सर छुपाने के लिए। और क्योंकि काशी में वो कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है तो काशी में भरपूर मात्रा में सुप्रीम यास्किन के लोग हैं जिनका काम है कि उन लड़कियों को फाइंड करना जो फर्टाइल हैं ताकि वो उन्हें कॉम्प्लेक्स को बेच सकें। अब उनमें बड़ी से लेकर छोटी बच्चियां भी आती हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। अब कॉम्प्लेक्स का करता क्या है, कॉम्प्लेक्स उन फर्टाइल लड़कियों में एक सीड इंसर्ट करता है जो खुद सुप्रीम यास्किन ने बनाया है। अब इस सीड का काम होता है जो फर्टाइल लेडी है उसके अंदर एक बच्चा लाना और फिर उस बच्चे से वो उसका डीएनए निकाल लेते हैं उसके पैदा होने से पहले ही। पर शर्त यह है कि वो बच्चा 120 दिन तक जिंदा रहना चाहिए। पर क्योंकि वो सीड इतना पावरफुल होता है कि कोई भी लेडी उस सीड को सर्वाइव नहीं कर पाती, जिसकी वजह से सुप्रीम यास्किन को जो डीएनए चाहिए होता है वो उसे मिलता नहीं है। इन शॉर्टों से सिर्फ कल की भगवान का डीएनए चाहिए होता है, कोई और डीएनए उसके काम का नहीं है। लेकिन क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कल की भगवान किसके कोख से जन्म लेंगे तो वो सारी औरतों के साथ ऐसा ही करते हैं। कमल हसन की परफॉर्मेंस और वो पूरा कली का रूप आपको स्क्रीन पर देख के शॉक मिला देता है। भले वो पूरी मूवी के अंदर में सिर्फ 2 जगह नजर आते हैं, एक स्टार्टिंग में और एक एंडिंग में, पर वो जब भी स्क्रीन पर होते हैं वो माहौल टाइट हो जाता है भाई। द परफेक्ट स्क्रीन प्रेजेंस इसे बोलते हैं। इस डायलॉग डिलीवरी आर नेक्स्ट लेवल। बात करूं प्रभास की, आई एम हैप्पी फॉर हिम। सही में मैं उनके लिए काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि बाहुबली के बाद एक्चुअल में उनकी सही पोटेंशियल अब यूज करी गई है। इसमें उनकी मेहनत, एक्टिंग, डेडिकेशन सब दिखती है, जबकि कई जगह पे तो वो दीपिका और अमिताभ बच्चन से कम होते हैं स्क्रीन पर। इनफैक्ट उनका इंट्रो भी काफी लेट आता है। भैरवा का कैरेक्टर उन्होंने एकदम सही निभाया है। ये लोग इतने स्मार्ट है ना, इन्होंने स्टार्टिंग से हमारे दिमाग में डाला कि शायद से भैरव ही काल भैरव है। मूवी के अंदर भी वो काल भैरव के रेफरेंसेस, बोला जाता है कि काशी के रक्षक थे काल भैरव, और वही सेम क्वालिटी भैरव में भी दिखाई जा रही थी स्टार्टिंग से। बट जो ट्विस्ट एंड में डाला, मैं केवल थिएटर शॉक में था। इस कैरेक्टर की लिखाई बहुत बढ़िया है। भैरवा पूरी मूवी के एंड तक में अपने गोल से भटकता नहीं है, उसे सिर्फ अपने से मतलब होता है और अपने गोल से। इतनी चीजें होने के बाद भी उसे यही रहता है कि वो दीपिका को कॉम्प्लेक्स का हवाले करके कॉम्प्लेक्स में चला जाए और यही ये सही लिखाई होती है। वरना अगर वो चेंज हो जाता तो इस पूरे वर्ल्ड बिल्डिंग का फायदा ही नहीं होता, क्योंकि यार कलयुग पीक पर है और यहाँ लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें नहीं फर्क परवाह कि भगवान कब जन्म लेंगे और उनके जन्म लेने के बाद दुनिया बदल जाएगी, लोगों का उद्धार होगा। कल की वर्ल्ड बिल्डिंग ऐसी है जिसमें आप बस खो जाते हो, आप वो भूल जाते हो कि ये रियल लाइफ है ना कि रियल लाइफ। आप उसकी एक एक डिटेल करेक्ट करने की कोशिश करते हो। वो काशी इतना अनऑर्गेनाइज होता है पर फिर भी वो आपको खूबसूरत लगता है और यही तो खूबसूरती होती है सिनेमा की। वो
आपको बिखरी हुई चीज़ों से भी प्यार करना सिखा देती है। आप सोचो काशी जो अनऑर्गेनाइज्ड होता है वो इतना अच्छा लगता है, तो कॉम्प्लेक्स और संभाला कैसा होगा। देखो कॉम्प्लेक्स तो पीक है क्योंकि वो इस वर्ल्ड से सब कुछ छीन कर अपने पास स्टोर कर चुका है, और वो कॉम्प्लेक्स के अंदर की एक झलक देखने को आप इतना एक्साइटेड होते हो कि जब आप पहली बार कॉम्प्लेक्स का टॉप फ्लोर का वर्ल्ड देखते हो जहाँ सब कुछ होता है, तब आप भूल जाते हो कि ये आप पहली बार नहीं देख रहे हो। आप भी भैरवा के साथ वो सपना जी रहे होते हो। उस वक्त आंखें भैरवा की होती है पर देख आप रहे होते हैं, और उसमें वही सब चीज़ें होती हैं जो आज के टाइम पे हम अपने आसपास देखते हैं। पेड़ पौधे, साफ पानी, बीचेस, पार्टी, फ्रेश और सुंदर खाना और फुल चकाचौंध। इसमें कुछ फनी रेफरेंसेस भी थे, जैसे कि वो बीच दिखाना। अब जो दिशा पटानी के इंस्टा को हैंडल को फॉलो करता है वो जानता है कि उन्हें बीच पर रहना कितना पसंद है, जो कि एक मीम टेम्पलेट भी है। और एस राजामौली का वो कैमियो जो मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा, क्योंकि प्रभास और राजामौली की मुलाकात बाहुबली के बाद सीधा अब हुई है ऑन स्क्रीन। वहाँ प्रभास बोलता भी है कि अगर इसके हाथ आया तो लग गए 5 साल के, क्योंकि बाहुबली को बनने में 5 साल का टाइम लगा था। और उधर से राजामौली बोलते हैं अगली बार हाथ लगा तो तेरे 5 नहीं बल्कि 10 साल गए। तो ये छोटे मोटे रेफरेंस काफ़ी अच्छे काम कर रहे थे, और मूवी का ह्यूमर भी काफ़ी अच्छा है, एंटरटेनिंग है और फन था। और सबसे बढ़िया कि बुज्जी और भैरवा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी। अब बात करो अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा की, तो ही इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। एक्टिंग, डायलॉग, एक्शन, एक्सप्रेशन सब। भैरवा और अश्वत्थामा की फाइट मूवी के अंदर इंटरेस्ट बना के रखने का काफ़ी बढ़िया काम करती है, जहाँ भैरवा अश्वत्थामा से सिर्फ बल से नहीं बल्कि अकल से भी लड़ता है, और अपनी टेक्नोलॉजी और गैजेट के साथ भी, पर बार बार हार जाता है। अमिताभ बच्चन पूरी मूवी के अंदर सिर्फ दीपिका को बचाने का काम ही करते हैं। अब उनकी मणि उनको वापस एक बच्ची के थ्रू मिलती है, जिसे हमने अश्वत्थामा के इंट्रो में देखा था। अब वो कैसे, वो काफ़ी लंबी कहानी मूवी के अंदर देख लेना। अब दीपिका का कैरेक्टर इसमें कल्कि भगवान की माँ का है। पहले दीपिका सीडिंग के लिए हमेशा नेगेटिव आती रहती थी, पर उसके बाद भी वो बच्चा उनके पेट में पल रहा था, बिकॉज शी इज द चूजन वन। अब ये बात तो सबसे छुपाती भी, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स को ये बात पता लग जाती तो उस बच्चे को मार के उसका डीएनए सुप्रीम यास्किन को दे देते, क्योंकि वो बच्चा 120 दिन से ज़्यादा का था। अब कल्कि भगवान का आना तो फिक्स है, तो इसलिए वो मरने तो नहीं वाले। पर जैसे कृष्ण भगवान के साथ हुआ था कि उनके जन्म से पहले ही उनकी मृत्यु के पीछे लोग थे, इधर भी ऐसा ही है। अब कॉम्प्लेक्स को ये बात पता भी लग जाती है और उस बच्चे की एक ड्रॉप निकाल भी लेते हैं, पर इससे पहले वो अपना काम पूरा करते हैं। रेबल्स के एक मेंबर दीपिका को यहाँ से भगा ले जाती है। रेबल्स एक्चुअल में वो हैं जो शंबाला में रहते हैं और कॉम्प्लेक्स के खिलाफ फाइट करते हैं। अब यहाँ पे मूवी अपने आप को सेट होने में टाइम लगाए ऐसा नहीं है। भले ही 3 घंटे की मूवी है, पर मूवी का एक एक सेकंड आपको काफ़ी अलग एक्सपीरियंस देता है। और वो इंटरवल, भाई साहब ऐसा इंटरवल आज तक नहीं देखा, जो घूसबम लाता है वो, और वो डायलॉग्स भी। इंटरवल के बाद मूवी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाती है। भैरवा के अश्वत्थामा के पीछे संभाला जाना, कॉम्प्लेक्स के साथ डील करना कि वो दीपिका को लाएगा, और संभाला में जो फाइट टेक प्लेस करती है वो सुपर्ब थी। भैरवा लास्ट तक अपने मकसद से नहीं भटकता है किसी भी हाल में। अब लास्ट का जो ट्विस्ट है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्टिंग से इन लोगों ने हमें गुमराह करने के लिए प्रभास को काल भैरव के रूप में दिखाने की कोशिश करी है, और ऑडियंस को भी किसी हद तक वो बिलीव हो जाता है। लेकिन लास्ट में पता लगता है कि वो अंगराज कर्ण है, मतलब उनका फिर से जन्म हुआ है। और वो पता लगता है कर्ण के विजय धनुष से, जो कि सिर्फ तब एक्टिवेट होता है जब कर्ण उसे यूज़ करे। वो इतने साल से अश्वत्थामा के पास था इनएक्टिव, पर जैसे भैरवा का हाथ उसे लगता है वो एक्टिव हो जाता है। उसके बाद भैरवा को अपना प्रेजेंट याद नहीं रहता है, और वो दीपिका को प्रोटेक्ट कर लेता है। पर जैसे ही वो होश में आता है वो दीपिका को लेकर भाग जाता है कॉम्प्लेक्स को बेचने के लिए। और लास्ट में जो कमल हसन उस एक ड्रॉप को कंज्यूम करते हैं, उससे वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि अगर गलती से भी उन्हें वो आधा मिल जाता तो उन्हें रोकना इम्पॉसिबल हो जाता। तो ये थी कल्कि की एडवेंचरस थिएटर एक्सपीरियंस। आपका क्या था, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बस तो आज के लिए इतना ही। अब तब तक के लिए मैं चला, बाय।